हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वाक्य, वर्ड विचार, शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय और श्रवण कौशल के कुछ क्वेश्चंस को। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं और ये वीडियो आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं। देखिए, आपके सामने पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, बी है विशेषण उपवाक्य, और सी है संयुक्त वाक्य और डी है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो चलिए वाक्य के जो ये प्रकार हैं सरल, संयुक्त और मिश्र, ये जो हैं आपके रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं वाक्य के। ठीक है, रचना के आधार पर। ठीक है, देखिए जो सरल वाक्य होता है यानी सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से बनता है सरल वाक्य। ठीक है, जैसे कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। ठीक है, ये सिंपल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, ठीक है, जो किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे या, वा, अथवा। समुच्चय बोधक, योजक का मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जो एक या एक से अधिक उपवाक्य से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, एक मेन होगा और दूसरा जो होगा उसका सब सेंटेंस होगा, यानी एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पाठ संसर्ग उपागम के अंतर्गत शब्द शिक्षण की निम्न में से कौन सी युक्ति सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शब्द के अर्थबोध द्वारा शब्द शिक्षण, बी है शब्द रचना द्वारा शब्द शिक्षण, सी है विशिष्ट शब्द प्रयोगों के ज्ञान द्वारा शब्द शिक्षण, और डी है कक्षा में शिक्षक के साथ सह शिक्षक। ठीक है, तो पाठ संसर्ग उपागम जो है उसकी 3 जो है विधियां होती हैं। ठीक है, पाठ संसर्ग उपागम की 3 विधियां होती हैं। अर्थबोध द्वारा शब्द शिक्षण, ठीक है, अर्थबोध द्वारा, दूसरा है शब्द रचना द्वारा शब्द शिक्षण, और तीसरा है विशिष्ट शब्द प्रयोगों के द्वारा ज्ञान द्वारा शिक्षण। ठीक है, विशिष्ट शब्द प्रयोगों के ज्ञान द्वारा शिक्षण। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शिक्षक के साथ सह शिक्षण जो है ये गलत हो जाएगा। ये तीनों जो हैं इसके उपागम हैं। ठीक है, 3। चलिए देखिए, इससे आपको आपके जो थ्योरी पार्ट हैं वो भी कवर होते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति कौन कौन सी है। ठीक है, ए है अभिधा, लक्षण और विपर्य, बी है लक्षणा, व्यंजना और विपर्य, सी है अभिधा, देशज और विपर्य, डी है अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, शब्द शक्ति जो है वो कौन कौन सी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है, जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है, अभिधा होती है, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और शब्द शक्ति होता क्या है कि जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो ए है अवधानात्मक श्रवण, बी है रसात्मक श्रवण, सी है विशेषणात्मक श्रवण, और डी है ज्ञानात्मक श्रवण। तो इनके प्रकारों में से कौन सा सही नहीं है, यानी श्रवण के प्रकार कौन से नहीं हैं, क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आपको यहाँ अगर पता होगा कि श्रवण के कौन कौन से प्रकार हैं,
तो यहाँ पर आप आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए श्रवण के प्रकार कौन कौन से हैं। 3 प्रकार हैं, अवधानात्मक, रसात्मक और विशेषणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधानात्मक है, विशेषणात्मक है और रसात्मक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, ज्ञानात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न पठन के प्रकारों में कौन सही नहीं है। ए है मौन पठन, बी है सस्वर पठन, सी है गहन पठन और डी है स्वेच्छा पठन। ठीक है, तो यहाँ पर पठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पठन के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। देखिए पठन की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सस्वर और स्वरहीन अर्थात मौन। ठीक है, मतलब स्वर के साथ यानी बोल और मौन। ठीक है, इसकी अन्य प्रक्रिया कौन कौन सी, गहन पठन और व्यापक पठन। ठीक है, गहन पठन और व्यापक पठन अन्य प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेच्छा पठन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिट और इंसान शब्द है। ठीक है, देखिए शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिट और इंसान जो है कौन से शब्द हैं, तो यहाँ पर आगत जो है वो बाहर की भाषाओं से लिया गया शब्द है, और फिट जो है आपका अंग्रेजी वर्ड है, और इंसान जो है वो अरबी वर्ड है। ठीक है, जो आगत है वो बाहर की भाषाओं से लिया गया वर्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आगत। आगत का मतलब होता है कि जो बाहर से लिया गया हो। ठीक है, और ये शब्द कौन कौन से हैं, फिट जो है वो अंग्रेजी है और इंसान जो है वो अरबी है। ठीक है, ये दोनों जो है बाहर से लिए गए वर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। ए ऑप्शन है छित, बी ऑप्शन है त, सी ऑप्शन है इत और डी ऑप्शन है छत। तो देखिए शिक्षित वर्ड को अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षा प्लस इत। ठीक है, प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में आता है। ठीक है, जो लास्ट में ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो शिक्षा और इत हो गया शिक्षित। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। शिक्षित शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त है। इसका मूल शब्द क्या है, शिक्षा है। ठीक है, जैसे शिक्षा प्लस इत, और इत जो है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। देखिए प्रत्यय के भी टाइप्स होते हैं, तो ये इत जो है वो तद्धित प्रत्यय है। इस प्रत्यय के योग से बने अन्य शब्द जो हैं इस प्रकार हैं, भ्रमित हो गया, पुष्पित, द्रवित इत्यादि। ठीक है, जो इत प्रत्यय से बने हुए हैं वर्ड वो भ्रमित हो गया, पुष्पित, द्रवित, शिक्षित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन है वैचारिक, बी ऑप्शन है विचारिक, सी ऑप्शन है वैचारिक, डी ऑप्शन है विचारिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विचार में आप इक प्रत्यय जोड़ोगे। ठीक है, विचार में इक प्रत्यय यानी प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। ठीक है, वर्ड के लास्ट में ये मेन वर्ड हो जाएगा, और ये मतलब मेन शब्द ये होगा, और ये जो आपका होगा प्रत्यय होगा। तो इन दोनों से क्या बनेगा, वैचारिक। ठीक है, अधन ई, वैचारिक। ठीक है, अधन ई क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईमानदारी शब्द है, कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है। बताइए ईमानदारी क्या है, कौन सी नाउन है। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ईमानदारी एक अमूर्त भाव है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है कि सावन सिर पर था और बादल लापता। ये एक सेंटेंस है
ये वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ए है सरल, बी है मिश्र, सी है संयुक्त और डी है संकेतवाचक। तो देखिए क्या है कि सावन सिर पर था, मतलब दोनों जो सेंटेंस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। सावन सिर पर था और बादल लापता था, ठीक है, तो अलग अलग हैं। और इसमें जो है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ये 1 हो गया और ये सेंटेंस 2 हो गया, और ये जो है ये योजक हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए सरल है, बी मिश्र, सी संयुक्त और तीसरा 4th जो है वो संकेतवाचक। तो ये वाला पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था कि 2 सेंटेंस रहेंगे, ठीक है, और दोनों स्वतंत्र रहेंगे और किसी योजक से जुड़े रहेंगे तो क्या कहलाएगा? वो संयुक्त सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सावन सिर पर था और बादल लापता, यह संयुक्त वाक्य है। जब 2 सरल वाक्यों को, ठीक है, जब 2 सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव यानी और, एवं, तथा आदि के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बे एक उपसर्ग है, ठीक है, तो बे उपसर्ग का प्रयोग जो है किस शब्द में नहीं किया जा सकता है? ए है बस, बी है अदब, सी है ईमान और डी है फिजूल, ठीक है। देखिए बे उपसर्ग का प्रयोग जो है फिजूल वर्ड में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, फिजूल में बे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजूल। चलिए देख लेते हैं कि बस, अदब और ईमान में बे वर्ड कैसे यूज किया गया है, ठीक है। देखिए बे उपसर्ग लगाकर निम्न प्रकार से नए शब्द का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। देखिए बस, बस में अगर बे लगाएंगे तो वो हो जाएगा बेबस। देखिए ये उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, ठीक है, प्री, ठीक है। तो बस में आगे बे लगाएंगे तो हो जाएगा बेबस। अदब में अगर आगे बे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेअदब। और ईमान में अगर लगाएंगे बे तो बेईमान, ठीक है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे कि जो उपसर्ग होता है वो आगे से ऐड होता है यानी प्री, ठीक है, पहले ऐड होता है, ठीक है, और जो प्रत्यय होता है वो बाद में ऐड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। पहला ऑप्शन है प्रतीक्षाशाली, बी ऑप्शन है प्रतीक्षारत, सी ऑप्शन है प्रतीक्षावान और डी ऑप्शन है प्रतीक्षाहीन। देखिए प्रतीक्षा जो वर्ड है इससे एक शब्द बनाना है, ठीक है। इनमें से वो शब्द कौन सा? प्रतीक्षाशाली, ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ये देखिए प्रतीक्षावान, ये भी कोई वर्ड नहीं है, और ये है प्रतीक्षाहीन, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतीक्षारत, ठीक है, मतलब किसी की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं तो उसको प्रतीक्षारत बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। प्रतीक्षा जो शब्द है, प्रतीक्षा शब्द से प्रतीक्षारत नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षा शब्द से बनने वाले अन्य शब्द क्या क्या हैं? देखिए प्रतीक्षित भी हो सकता है, बहुप्रतीक्षित भी हो सकता है। तो ये 2-3 ही वर्ड हैं जो प्रतीक्षा से बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा? ठीक है, सभी लोग ट्राई करिए। ए ऑप्शन है वर्षिकी, बी ऑप्शन है वर्षिक, सी ऑप्शन है वार्षिकी और डी ऑप्शन है वार्षिक, ठीक है। तो देखिए वर्ष में अगर इक प्रत्यय आपको लगाना है, प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, ठीक है। तो वर्ष में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? वार्षिक, ठीक है, वार्षिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन, देखिए व्यंजन जो आपके वर्ड विचार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें से ये व्यंजन है
क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ए ऑप्शन है य, बी ऑप्शन है छ, और सी ऑप्शन है त्र, और डी ऑप्शन है ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपका जो य है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए छ, त्र, ज्ञ ये तीनों जो हैं वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए यह जो है वो क्या है, य र ल, देखिए सॉरी, य र ल व, ये क्या है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये चारों, और ये जो है संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये जो वर्ड हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये दो शब्द से, दो लेटर से मिलकर बना है, दो अक्षर से। ठीक है, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दो व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ए देखिए कंठ्य, बी दंत्य, सी मूर्धन्य, और डी अनुनासिक। देखिए जब आपका जीभ जो है वो ऊपर की तरफ टच करता है दांत को तो वो क्या कहलाएगा? दंत्य कहलाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट्स है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण, ठीक है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे त वर्ग की, पूरे त वर्ग की व्यंजन, जैसे त थ द ध जो भी बोलेंगे आप तो ऊपर टच करेगा जीभ दांत को। ठीक है, तो देखिए वर्ण ध्वनियाँ हैं जो आप खुद फील करके बता सकते हैं, तो ये आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए यहीं के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।